नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूएडिशन। वैल्यूएडिशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू एड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन तरह से शेप कर सकती है। लेकिन आज मैं आपके लिए लाया हूं एक नई सीरीज, एक नया डिस्कशन, जिसको मैं कहूंगा वैल्यू टॉक्स। वैल्यू टॉक्स में हम आपके लिए लाएंगे कुछ ऐसे नजरिए, कुछ ऐसे पर्सपेक्टिव, कुछ ऐसी ऐसी घटनाओं पर, कुछ ऐसे ऐसे व्यक्तियों पर जो आपके जिंदगी में एक नया आयाम जोड़ देंगे, उन घटनाओं के बारे में सोचने के लिए, उन व्यक्तियों के बारे में सोचने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला डिस्कशन। अक्टूबर का महीना आ रहा है और अक्टूबर के महीने के स्टार्टिंग में कुछ ऐसे लोगों का बर्थडे आता है जो हमारे देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनमें से एक व्यक्ति तो इस दुनिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं उसी व्यक्ति के साथ। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे जो फोटो दिख रहा है, ये प्रतीक है उस एक आदमी का, रिप्रेजेंट करता है उस एक आदमी को जिसने दुनिया का इतिहास बदल दिया और इस देश की नींव रख दी। ये स्टोरी शुरू होती 1893 में, जब एक गुजराती आदमी भारत से निकलकर साउथ अफ्रीका जाता है। वहां जाकर वो पैसे देता है और ट्रेन की एक टिकट खरीदता है फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट की। लेकिन जब वो उस ट्रेन के डब्बे में बैठता है, तब उसको वहां से अंग्रेज लोग धक्के मारकर प्लेटफॉर्म पर फेंक देते हैं, और यही वो तस्वीर है जो आपके सामने भी दिख रही है। दोस्तों, उस दिन प्लेटफॉर्म पर गिरे मोहनदास करमचंद गांधी, और जो उठे वो थे महात्मा गांधी। एक छोटी सी घटना ने महात्मा गांधी का रुख बदल दिया, उनका टोटल एटीट्यूड बदल दिया अपनी आइडेंटिटी की तरफ, अपने देशवासियों की आइडेंटिटी की तरफ। और ये आइडेंटिटी में बदला हुआ बदलाव अंग्रेजों को बहुत महंगा पड़ा। जब मैं मेरे दोस्तों से बात करता हूं, डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करता हूं, तो मुझे दो चीजों का अनुभव होता है। या तो गांधी को लोग पसंद करते हैं, या तो गांधी से लोग नफरत करते हैं। लेकिन बिलीव मी, यू कैन हेट गांधी, यू कैन लव गांधी, बट यू कैन नॉट इग्नोर गांधी। दैट मच सिग्निफिकेंट गांधी इज इन अवर लाइफ। तो दोस्तों, जहां पर दुनिया बटी हुई अपने अपने ओपिनियंस को लेकर गांधी जी की तरफ, मैं आज आपके सामने लाया हूं एक ऐसा पर्सपेक्टिव, कुछ ऐसे मुद्दे जो शायद आपके नॉलेज को भर दे सकती है, जो शायद आपका नजरिया बदलने में मदद कर सकती है। तो चलिए कोशिश करते उस नजरिए को बदलने की, उस नजरिए को थोड़ा सा चेंज करने की, ताकि जो अच्छा है उसको अच्छा कहा जा सके और जो बुरा है उसको बुरा कहा जा सके। तो चलिए दोस्तों, लेट अस स्टार्ट आवर वैल्यू टॉक ऑन मोहनदास करमचंद गांधी, ऑल्सो कॉल्ड एज महात्मा गांधी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने महात्मा गांधी जी की बायोग्राफी डिस्कस नहीं करूंगा, ना ही उनकी कुछ डेट डिस्कस करूंगा। मैं डिस्कस करूंगा कुछ ऐसे ऐसे आयाम, कुछ ऐसी ऐसी खूबियां जो शायद सिर्फ गांधी जी में थी, और वो हम सबको इंबाइब करनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहली खूबी। दोस्तों, गांधी जी ने इस दुनिया को एक नया हथियार दिया था, एक नया तरीका दिया था नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट करने का, जिसको हम कहते हैं सत्याग्रह। सत्याग्रह का अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन करें तो होता है फोर्स ऑफ ट्रुथ। एक ऐसी ताकत जिससे सच्चाई से इतनी ताकत आपके अंदर पैदा हो जाएगी कि आप बड़े से वायलेंट रिपरक्यूशंस को भी आप सामने जा सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें मैंने कौन सी नई बात आपको बता दी। सबको पता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का तरीका दुनिया को दिया था, लेकिन आपको यह समझने की जरूरत है कि सत्याग्रह डिफरेंट क्यों था। दोस्तों, गांधी जी के सत्याग्रह इन्वेंट करने से पहले प्रोटेस्ट करने के कुछ तरीके हुआ करते थे, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला तरीका तो ये था कि आपके साथ जो भी इनजस्टिस हो रहा है आप उसको सहन कीजिए, उसके बारे में कुछ भी मत कीजिए, बस चुपचाप बैठे रहिए, उसको सहन कीजिए। और शायद ये तरीका तो कोई तरीका ही नहीं हुआ। दूसरा तरीका ये था कि आप उसके अगेंस्ट, इनजस्टिस के अगेंस्ट आप वायलेंटली खड़े हो जाए, वायलेंट प्रोटेस्ट करें। और शायद ये मोस्ट अडॉप्टेड तरीका रहा है दुनिया भर में। जहां पर भी रिवॉल्यूशंस हुए, रशिया में देख लीजिए, चाइना में देख लीजिए, वियतनाम में देख लीजिए, इंडोनेशिया में देख लीजिए, हर जगह वायलेंट तरीका ही अपनाया गया है, और ये मोस्ट अडॉप्टेड तरीका है। लेकिन क्या सक्सेसफुल तरीका है, हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इनजस्टिस के साथ लड़ने का और एक तरीका हुआ करता था, जिसमें जो भी विक्टिमाइज पार्टी है वो पावरफुल पार्टी को लेटर लिखा करती थी, पिटीशंस लिखा करती थी कि हमारी ये मांगे हैं, हमारे साथ ये चीज ना की जाए, हमको ये सुविधा दी जाए, हमको ऐसा ऐसा रिफॉर्म करके दिया जाए। और ये तरीका भी इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में स्टार्टिंग में यूज हुआ करता था। इसके बाद एक तरीका होता है कि आप सिविल डिसोबीडियंस कर दे, आप गवर्नमेंट के खिलाफ जाए, आप उनके रूल्स ना माने, उनके रूल्स तोड़ने लगे, और ये आप इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। तो इसकी पहली जो स्टेप होगी वो इंडिविजुअल लेवल पे। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि मुझे ये सिस्टम नहीं पसंद है, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा, मैं इसको नहीं मानूंगा। इसको हम कहेंगे इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस। दोस्तों, मैंने अभी आपको 4 तरह के तरीके बताए प्रोटेस्ट करने के। पहला तरीका तो ये था कि आप सहन करते रहो। दूसरा तरीका तो ये था कि आप वायलेंटली प्रोटेस्ट करो। तीसरा ये था कि आप पिटीशन करो, प्लीड करो, लेटर लिखो। चौथा ये था कि आप इंडिविजुअल लेवल पे सिविल डिसोबीडियंस करो। दोस्तों, गांधी जी ने जो था ये चौथा तरीका अपनाया था। अब यहां पर यह बात समझने की जरूरत है कि गांधी जी ने किस तरह से इंडिविजुअल लेवल का जो प्रोटेस्ट था उसको मास प्रोटेस्ट में कन्वर्ट किया, इंडिविजुअल लेवल का जो सिविल डिसोबीडियंस था उसको मास लेवल का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इस बात को समझने के लिए आपको पहले इतिहास समझना होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का। दोस्तों, मैं जिस इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा हूं वो आज की हमारी रूलिंग कांग्रेस पार्टी नहीं है, या आज की हमारी पॉलिटिकल कांग्रेस पार्टी नहीं है। मैं उस कांग्रेस की बात कर रहा हूं जिस पार्टी ने
जिस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को आजादी दिलाई थी, और वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, इस बात में कोई शक नहीं है। तो दोस्तों जब कांग्रेस फॉर्म हुई थी तब एक मॉडरेट फेज में थी। उनके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे वो बहुत मॉडरेट थे, पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स थे, और ये शुरुआत थी जब देश में जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो अंदर से भावना रखते थे कि हमको देश को आजाद कराना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए, एक जगह पर आए और उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको हम कहते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों इनिशियल तरीके जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे वो पिटिशन वाले तरीके थे। उनकी मेथड ही थी प्रे, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। वो जाकर रूलिंग गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को पिटिशन लिखते थे, उनको प्रे करते थे कि हम हमारे साथ ऐसा ऐसा ना किया जाए, हमको ये रिफॉर्म करके दिए जाए, हमको ये फैसिलिटीज दिए जाए। और शायद गवर्नमेंट उनकी कुछ कुछ बात मानती थी, कुछ कुछ बात ठुकरा देती थी। लेकिन ये जो एक बॉडी थी, इनको हम कहेंगे मॉडरेट बॉडी, मॉडरेट फेज था कांग्रेस का, जहां पर सारे सोफिस्टिकेटेड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, लाइक माइंडेड लोग थे, और ये पहली चिंगारी थी आजादी की तरफ। ये चला तकरीबन 1897 से लेके या 1895 से लेके तकरीबन 1905 तक, कुछ 10 से 20 साल का वो फेज था जहां पर ये सारी हरकतें हुआ करती थी, इस तरह का प्रोटेस्ट किया जाता था। दोस्तों 1905 के बाद में कांग्रेस में एक बदलाव आया और मॉडरेट फेज से कांग्रेस ट्रांजिशन कर गए एक्सट्रीमिस्ट फेज में। एक्सट्रीमिस्ट फेज के लीडर थे लाल बाल पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरबिंदो घोष, जिन्होंने एक मास प्रोटेस्ट लाने की कोशिश की। इन्होंने एक मूवमेंट लॉन्च किया था, स्वदेशी मूवमेंट, जहां पर लोगों को अर्ज किया गया था, लोगों को यह प्रोत्साहित किया गया था कि वो विदेशी गुड्स को यूज ना करे, स्वदेशी गुड्स को यूज करे। और पहली बार इंडिया ने देखा कि अंग्रेजों के खिलाफ मास को एजुकेट करना, मास को कांग्रीगेट करना पॉसिबल है, एक जगह पर लाना लोगों को पॉसिबल है, और एक मास प्रोटेस्ट करना, एक मिलीजुली आवाज अंग्रेजों के खिलाफ रेस करना भी पॉसिबल हो सकता है। लेकिन इस फेज की एक लिमिटेशन थी, ये फेज आउट ऑफ कंट्रोल कभी भी जा सकता था, क्योंकि जब भी कोई मास प्रोटेस्ट होता है तो वहां पर वायलेंस होने की पूरी गुंजाइश रहती है। तो ये प्रोटेस्ट में आप आग लगा तो सकते हो पर आग को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप प्रोटेस्ट कर तो सकते हो पर प्रोटेस्ट किस लेवल पर जाकर रुकेगा आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, एक कंट्रोल मिसिंग था। दूसरा इस फेज का एक प्रॉब्लम था कि ये लिमिटेड रीजन्स में हुआ करता था। अगर बॉम्बे में हो रहा तो बॉम्बे में होगा, अगर बंगाल में हो रहा तो बंगाल में हो रहा है, एक पैन इंडिया नेशनल मूवमेंट नहीं बन पा रहा था। और यही पर इंपॉर्टेंस आता है गांधी जी का। गांधी जी ने कांग्रेस की कमान एक्चुअली संभाली 1921 से, लेकिन उनकी कांग्रेस के साथ जुड़ने की तैयारी शुरू हो गई थी 1915 में, जब वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में वापस आए थे। और उन्होंने एक ऐसी चीज करके दिखाई जो शायद पहले वाले कांग्रेसियों से हो नहीं पा रही थी। एक मॉडरेट फेज हो चुका था, एक एक्सट्रीमिस्ट फेज हो चुका था, और अब कांग्रेस का एक नया फेज शुरू हुआ था, गांधीयन ईरा। गांधीयन ईरा में कांग्रेस ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को एक मास मूवमेंट बना दिया, सब लोगों को जोड़ दिया। इतने सारे लोग उस मूवमेंट के साथ जोड़ गए कि अंग्रेजों को लगने लगा कि इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल शुरू हो चुका है। और ये कैसा हुआ, और सिर्फ गांधी जी ऐसा क्यों कर पाए? क्योंकि गांधी जी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने खुद को ग्रास रूट से जोड़ा, जिन्होंने खुद को आम आदमी से जोड़ा। और जैसे ये कनेक्शन आम आदमी के साथ लीडर्स का होने लगा, वैसे वैसे आम आदमी के अंदर वो स्पार्क ट्रांसफर होने लगा जो गांधी जी समान लीडर्स के अंदर था। गांधी जी जब इंडिया में आए 1915 में, तो 1916 तक उन्होंने पहले इंडिया का पूरा दौरा किया। उन्होंने सबसे पहले यह बात जाना कि स्वदेशी मूवमेंट चल रही है, तो उन्होंने अपने विदेशी कपड़े छोड़ दिए, काठियावाड़ी ड्रेस में वो इंडिया में घूमते थे। आज हम गांधी जी को जानते धोती और एक लकड़ी के साथ में, लेकिन हमेशा से उनका पहनावा नहीं था। पहले वो सूट बूट भी पहना करते थे जब वो अफ्रीका में थे, लेकिन जब 1915 में वो इंडिया में आए तो उन्होंने काठियावाड़ी ड्रेस को अडॉप्ट किया, एक अटैचमेंट किया इस देश के साथ, इस देश के कल्चर के साथ, इस देश के अटायर के साथ। लेकिन 1921 में उनको पता चला कि ये जो अटायर है ये भी अभी अमीरों का अटायर है, ये कॉमन आदमी का अटायर नहीं है। जब वो देश घूमे, जब वो डिफरेंट जगह पर गए, तब उनको पता चला कि लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, और उन्होंने उस काठियावाड़ी ड्रेस का भी त्याग कर दिया, जबकि वो स्वदेशी था। लेकिन उनको लगा कि ये भी एक एक्स्ट्रावेगेंस है, ये भी एक अमीरी की निशानी है, मैं इसको भी नहीं रखूंगा, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा। और दोस्तों 1921 के बाद उनके मरते तक उन्होंने सिर्फ एक धोती, मतलब धोती ही पहनी और कुछ भी नहीं पहना। और ये जो रिजोल्यूशन था उसने उनको लोगों के साथ कनेक्ट कर दिया, एक आम आदमी के साथ में ग्रास रूट लेवल पे उनका कनेक्शन बना दिया। और इस कनेक्शन से शुरू हुई एक अलग मूवमेंट, एक इंडियन नेशनल मूवमेंट। उन्होंने एक और चीज की, उन्होंने अपना जो तरीका था सत्याग्रह का, जिसको ऑलरेडी सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट कर चुके थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने डायरेक्टली लोगों पर नहीं थोपा। उन्होंने एक एक छोटा छोटा प्रोटेस्ट पहले लोगों को करके दिखाया। जब 1917 में चंपारण में उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, जहां पर कुछ किसानों के साथ मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट के साथ टैक्सेशन के खिलाफ पहला सत्याग्रह किया। और जब उन्होंने सत्याग्रह किया तो लोग उन पर हंस रहे थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आप नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट करेंगे, आप लोगों के डंडे खाने को तैयार रहेंगे, आप जेल जाने को तैयार रहेंगे और अंग्रेज आपकी बात मान लेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब गांधी जी का वो सत्याग्रह सक्सेसफुल रहा तो इंडिया के बहुत सारे नए नए इंटेलेक्चुअल्स
जितने भी नए नए एजुकेटेड लोग थे, नए नए एजुकेटेड यूथ थी, वो गांधी जी की तरफ अट्रैक्ट होने लगी कि हाँ ये एक तरीका भी हो सकता है, ये एक रिजोल्यूशन का तरीका बिल्कुल हो सकता है और इससे शायद आजादी मिल सकती। फिर उन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया खेड़ा सत्याग्रह में, और जब तक खेड़ा सत्याग्रह खत्म हुआ तब तक उनके पास एक फॉलोअर्स की लाइन लगना शुरू हो गई थी, तब तक उनके फॉलोअर्स बनना शुरू हो गए थे। जैसे कि नेहरू को अगर आप जाने, जेबी कृपलानी को अगर आप जाने, अगर आप वल्लभ भाई पटेल को जाने, तो ये दो सत्याग्रह को देखने के बाद ही उनको इस मेथड पर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, उनको गांधी जी पर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ और वो फॉलोअर्स बने गांधी जी के, और उन्होंने सामने जाकर इंडिया के लिए आजादी के बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये जो कनेक्ट इंडियन लोगों के साथ में, इंडियन यूथ के साथ में, पढ़े लिखे लोगों के साथ में, एक पैन इंडिया कनेक्ट जो गांधी जी ने बनाया, वो शायद इसके पहले किसी और लीडर ने नहीं किया था। और यही मैं खासियत मानता हूं गांधी जी की, कि उनके लिए कनेक्शन करने के लिए, उनके साथ जुड़ने के लिए कोई लिमिटेशंस नहीं थे, कोई सर्टिफिकेशंस नहीं थे, कोई बैरियर नहीं थे, और हर उस बैरियर को गांधी जी तोड़ने की ताकत रखते थे, ताकि हर एक स्ट्राटा, भले वो हरिजन स्ट्राटा हो, वो वुमेन स्ट्राटा हो, वो एजुकेटेड स्ट्राटा हो, वो अनएजुकेटेड स्ट्राटा हो, हर तरीके के लोग उनके साथ बहुत आसानी से जुड़ सकते थे। तो दोस्तों ये था पहला मेरा पॉइंट, कि जहां पर गांधी जी ने इस देश को, इस दुनिया को एक तरीका सिखाया प्रोटेस्ट करने का, सत्याग्रह का। और सिर्फ सिखाया नहीं, उन्होंने सत्याग्रह को मास लेवल पर कैसा अडॉप्ट करना है ये भी दुनिया को सिखाया, और ये जो लर्निंग उन्होंने दुनिया को दी वो बहुत रिमार्केबल है। सत्याग्रह तो रिमार्केबल है, लेकिन सत्याग्रह को मास फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये जो लर्निंग था, इसके लिए गांधी जी मैटर करते हैं। दोस्तों अब मैं आपके सामने रखना चाहूंगा एक दूसरा मुद्दा जो बहुत मैटर करता है। दूसरा मुद्दा ऐसा था कि उन्होंने ना सिर्फ एक ट्रू नेशनल मूवमेंट बनाई, बट एक ऐसे मूवमेंट बनाई जो ट्रूली इंक्लूसिव थी। इतना सोशल इंक्लूजन दुनिया की किसी और आजादी के स्ट्रगल में नहीं देखा गया है, और इंक्लूजन के जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो शायद आप भी इस बात को मानेंगे। दोस्तों इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट या फ्रीडम स्ट्रगल एक ऐसा मूवमेंट था जहां पर हरिजन्स भी जुड़े हुए थे, मतलब कि दलित वर्ग भी जुड़ा हुआ था, जहां पर वुमेन्स भी जुड़े हुए थे, वहां पर अनएजुकेटेड लोग भी जुड़े हुए थे, एजुकेटेड लोग भी जुड़े हुए थे, और इन सबको जोड़ा गांधी जी ने। एक मास मूवमेंट तो क्रिएट हो गया था, एक अवेयरनेस तो क्रिएट हो गई थी, लेकिन इंडिया में दो तरह की सोशल इनइक्वालिटी थी जो बहुत प्रिवेलेंट थी। सबसे पहली थी कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी और दूसरी थी जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी। ये दो इनइक्वालिटी इतनी स्ट्रांग थी इंडिया में कि इसको ब्रेक करना बड़े बड़े लोगों के लिए भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, जो गांधी जी ने किया। सबसे पहले जब आपको किसी मूवमेंट को इंक्लूसिव बनाना होता है तो आपको उन सब लोगों को वहां पर जोड़ना होगा जिसको समाज ने बाय डिफॉल्ट धिक्कार के रखा हुआ है, उसको अनइक्वल स्टेटस देकर रखा हुआ है। तो गांधी जी ने शुरुआत की औरतों से। जिस देश में औरतें पर्दे के पीछे रहा करती थी, वहां पर गांधी जी ने उनको फोर फ्रंट पर लाया था। अगर आप कोई भी फोटो देखेंगे गांधी जी का, किसी भी मूवमेंट का, तो आप देखेंगे कि औरतें उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, कंधे से कंधा मिलाकर प्रोटेस्ट कर रही है। 1925 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत मैच्योर स्टेज में आ गई थी, बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर आ गई थी, उस समय पर गांधी जी ने, जो बड़े बड़े नेता थे, एजुकेटेड नेता थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो कांग्रेस को लीड करना चाहते थे, उन सबको उन्होंने कन्विंस किया कि क्यों ना इस बार मौका दिया जाए एक औरत को, एक पढ़ी लिखी औरत को, कि वो कांग्रेस को लीड कर सके। और दुनिया के इतिहास में पहली बार किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो प्रेसिडेंट थी वो लेडी बनी। 1925 में सरोजिनी नायडू जो थी वो कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। और दोस्तों मैं फिर से एक बार कहूंगा, ये दुनिया के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी भी मेजर पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी देश की मेजर पॉलिटिकल पार्टी की अगर कोई प्रेसिडेंट वुमन बनी थी तो इंडिया में बनी थी, और वो भी तब जब हम आजाद भी नहीं थे, जब मात्र कुछ लोग लिटरेट थे, ज्यादा लोग एजुकेटेड भी नहीं थे, तब इंडिया ने वो स्टेप उठाया था। और ये स्टेप सिर्फ हमने एक बार नहीं उठाया था, गांधी जी ने 1933 में नलिनी सेनगुप्ता जी को भी फिर से एक बार कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनवाया था। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पर वुमेन को एम्पावर किया गया, और सिर्फ पॉलिटिकल फील्ड में नहीं, इवन बिजनेस के फील्ड में। क्योंकि गांधी जी जानते थे कि जब तक इंडियन इंडस्ट्री आगे नहीं आएगी तब तक हमारे लोग कभी डेवलप नहीं हो पाएंगे, और तब तक उनमें ताकत नहीं आएगी एक लंबे समय तक प्रोटेस्ट करने का। तो वो चाहते थे कि इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को, स्वदेशी इंडस्ट्री को बूस्ट मिले। तो वहां पर उन्होंने कमला चट्टोपाध्याय को आगे किया। कमला चट्टोपाध्याय जी एक ऐसी लेडी है जिसको इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में हम भूल चुके, लेकिन ये एक ऐसी लेडी जिनको डेफिनेटली स्कूल में सिखाना चाहिए और हम लोग उनको सिखाते नहीं है। कमला चट्टोपाध्याय जी ने क्या काम किया, जो स्वदेशी का कॉल था उनको गांव गांव तक लेके गई, लोगों लोगों तक लेके गई, शहर शहर तक लेके गई, और सिर्फ यहां तक नहीं, आजादी के बाद इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को अमेरिका तक लेके गई, यूरोप तक लेके गई। एक ऐसा प्रमोशन दिलाया जो शायद इंडियन इंडिजिनस इंडस्ट्री के लिए एक इनिशियल बूस्ट था, और इस कंट्रीब्यूशन को हम लोग भूल चुके हैं, लेकिन हमको इसको याद रखने की जरूरत है। तो दोस्तों गांधी जी ने ना सिर्फ कोशिश की बल्कि पूरे कमिटमेंट के साथ
ये करके दिखाया कि औरतों को पॉलिटिकल स्फीयर में लाया जा सकता है, मास मूवमेंट में इंक्लूड किया जा सकता है। और जो औरतें अनएजुकेटेड थी उनको लिए भी गांधी जी ने किया, उनको भी रास्ता दिखाया। जब अनएजुकेटेड औरतें गांधी जी के पास आई और उनको पूछा कि हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं नेशनल मूवमेंट को, क्योंकि जो पढ़ी लिखी औरतें वो तो पॉलिटिकली बड़े बड़े पोस्ट पे जा रही है, लोगों के साथ बात कर रही है, नेताओं के साथ बात कर रही है, स्पीचेस दे रही है, लेकिन एक अनएजुकेटेड औरत क्या कर लेगी। तो गांधी जी ने उनको भी एक तरीका दिखाया। उनको बताया गया कि जो दारू की दुकानें होती है वो सही नहीं होती है, आप उनको जाके घेराव डालिए, उनको बंद करवाइए। जहां जहां पर विदेशी गुड्स यूज होते हैं, जब भी बॉयकॉट का कॉल दिया जाएगा आप उन प्रोटेस्ट में शामिल हो जाइए और वहां से आप देश को मदद कीजिए आगे बढ़ने के लिए, स्वदेशी का कॉल बढ़ाने के लिए। तो एक अनएजुकेटेड लेवल का स्टेटा और एक एजुकेटेड लेवल का स्टार्टा और एक वुमन का स्टार्टा, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन था, ये तीनों स्टेटस के कॉम्बिनेशन को गांधी जी ने बहुत बढ़िया तरह से इंक्लूड किया अपने इंडियन नेशनल मूवमेंट में। और उसी की वजह से ये जो मूवमेंट है हमारा वो बहुत इंक्लूसिव माना जाता है, जहां पर सारे लोगों ने कुछ कुछ कंट्रीब्यूट किया था। दोस्तों, इंडियन सोसाइटी का एक और वर्ग था जिसके साथ में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत बुरी तरह से इनजस्टिस किया जाता था, और वो था हमारा दलित वर्ग। एक तरफ तो थे डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर, जो दलित वर्ग से बिलोंग करते थे, जो रियल टाइम में उन सबका पेन जानते थे कि दलितों को कितनी दिक्कत होती है, और उनके लिए बॉटम लेवल से कोशिश कर रहे थे, नीचे से पुश मार रहे थे। लेकिन दोस्तों, किसी भी मूवमेंट को, किसी भी रिफॉर्म को आगे बढ़ने के लिए सिर्फ बॉटम का पुश सफिशिएंट नहीं होता, आपको उसको टॉप से पुल भी करना होता है, और ये काम किया गांधी जी ने। गांधी जी खुद अपर कास्ट से बिलोंग करते थे, और जब गांधी जी ने ये अवेयरनेस लाया कि भाई हरिजनों के साथ में बहुत बुरा हो रहा है, उनके साथ में बहुत इनजस्टिस हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्चुअली गिल्ट फैक्टर लाया अपर कास्ट के बीच में। और ये जो गिल्ट फैक्टर था कि वो धीरे धीरे लोगों को एहसास दिलाने लगे, अपर कास्ट को एहसास दिलाने लगे कि आप इन लोगों के साथ में सही नहीं कर रहे हो, आप इन लोगों के साथ में बहुत इनजस्टिस कर रहे हो, और अंबेडकर जी जो भी एफर्ट कर रहे हैं उनको हमको कॉम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, सोसाइटी को रिफॉर्म करने की जरूरत है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 30 करोड़ लोगों की आबादी में, उस समय भारत की आबादी 30 करोड़ हुआ करती थी, 30 करोड़ की आबादी में अगर 2 करोड़ 5 करोड़ भी दलित है तो हम इनको छोड़ दें और हमको आजादी मिल जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमको आजादी चाहिए तो हमको 30 करोड़ लोगों को एक साथ लड़ना होगा और उनको इंक्लूड करना होगा। और हरिजन मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट माना जाता है। ऐसे बहुत सारे काम है जो बाबा साहेब आंबेडकर खुद होकर नहीं कर सकते थे, जैसे कि दलितों को मंदिरों में एंट्री दिलाना। साउथ इंडिया में एक और रिफॉर्मिस्ट थे जिनका नाम था नारायण गुरुजी। उन्होंने कोशिश की थी कि दलितों को टेंपल एंट्री दिलाई जाए, मंदिरों में एंट्री दिलाई जाए, और इस मूवमेंट को गांधी जी ने सपोर्ट किया। जब गांधी समान नेता इस मूवमेंट के सपोर्ट में जुड़ गया तो देश के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स भी उसके साथ जुड़ गए, और एक ऐसी वेव आई कि 1931 में ही दलितों को टेंपल एंट्री मिल गई थी। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, गांधी जी बहुत डिवोट हिंदू थे, लेकिन अपनी अडल्ट लाइफ में कभी मंदिर नहीं गए। वो सिर्फ एक बार मंदिर गए 1931 में, जब हरिजनों को, दलित लोगों को टेंपल एंट्री दी गई थी। और ये कमिटमेंट दिखाता है गांधी जी का उनके अपलिफ्टमेंट की तरफ। तो दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया कि गांधी जी ने किस तरह से 2 मेजर ग्रुप्स का अपलिफ्टमेंट किया था। एक तो थी वुमन, दूसरे थे दलित। लेकिन ये देश और एक डिवीजन में बटा हुआ था रिलीजन के बेसिस पे। इस देश पे 2 मेजर रिलीजन्स थे तो बहुत सारे, पर 2 मेजर रिलीजन्स थे। एक था हिंदू, एक था मुस्लिम रिलीजन। ओके, और इनमें डिवाइड धीरे धीरे क्रिएट कर रहे थे, अंग्रेज भी क्रिएट कर रहे थे, और बाय डिफॉल्ट होते जा रहा था। गांधी जी ने इस डिवाइड को भी कम करने की कोशिश की, मुस्लिम्स को भी इंडियन नेशनल मूवमेंट के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। एक खिलाफत मूवमेंट हुआ था जहां पर टर्की के जो किंग हुआ करते थे उनको खलीफा कहा जाता था। वो उस टाइम पे माना जाता था कि जितनी भी इस्लामिक कम्युनिटी है दुनिया की, उनके लीडर होंगे। और जब उनके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, तब गांधी जी ने इंडियन मुस्लिम्स को सपोर्ट किया था खिलाफत मूवमेंट में कि खलीफा को रिस्टोर किया जाए। गांधी जी का इस मूवमेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं था, लेकिन जो सपोर्ट गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को दिया, वहां से मुस्लिमों को ऐसा लगने लगा कि हाँ, ये नेता शायद हमको भी रिप्रेजेंट करता है और हमने इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो दोस्तों, जब मैं कहता हूं कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का जो मूवमेंट था, इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट जो था, वो एक मास मूवमेंट था। वो सिर्फ एक मास मूवमेंट नहीं था, वो एक प्योरली इंक्लूसिव मूवमेंट था, जहां पर कास्ट के बैरियर हमने तोड़ दिए थे, जहां पर रिलीजन के बैरियर हमने तोड़ दिए थे, जहां पर जेंडर के बैरियर हमने तोड़ दिए थे। और ये सारे बैरियर तोड़ने का काम किया था एक महान नेता ने, जिसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, ऑल्सो कॉल्ड एज महात्मा गांधी। और इस इंक्लूसिवनेस के लिए गांधी जी मैटर करता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते तीसरे मुद्दे की तरफ। तीसरा मुद्दा मेरा यह है कि गांधी जी ने दुनिया को बंदूक की ताकत के आगे लाठी की ताकत क्या होती है, इसका इंपॉर्टेंस समझा है। जैसे कि मैंने कहा था कि गांधी जी ने इस दुनिया को एक नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करने का एक मींस दिया था, सत्याग्रह। लेकिन वो क्यों इंपॉर्टेंट था? देखिए दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारे देशों को आजादी मिली बंदूक की नोक पर, और इसके बेहतरीन एग्जाम्पल है रशिया और चाइना। रशिया में जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन आया था तो इट वॉज अ वायलेंट रिवॉल्यूशन।
जब लेनिन ने ज़ार को ओवरथ्रो करने की सोची थी तो ही हैज अडॉप्टेड वायलेंट मीन्स, और इसका रिपरक्यूशंस क्या है? रशिया आज तक ऑटोक्रेटिक रूल में जिंदा है। आज अगर पुतिन का भी राज वहां पर है तो ऑटोक्रेटिक रूल ही है, वहां पर मिलिट्री ही एक तरह से रूल करती है। अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना में माओइस्ट रिवॉल्यूशन आया था, इट वाज वेरी वेरी वायलेंट रिवॉल्यूशन, और इसका नतीजा क्या हुआ? वहां पर सिंगल पार्टी रूल फॉर्म हुआ और आज भी बंदूक की नोक पर लोगों को कंट्रोल किया जाता है। कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को आजादी दिलाने के लिए जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने जो तरीका अपनाया था वो भी था वायलेंट तरीका। उन्होंने बंदूक की नोक पर भारत को मजबूर कर दिया कि भारत का एक हिस्सा तोड़कर पाकिस्तान तब्दील कर दिया जाए, और इसका रिपरक्यूशन क्या आया? आज पाकिस्तान किस स्टेज में है? आज भी वहां पर आर्मी रूल करती है। तो दोस्तों, इन 3 एग्जाम्पल से हमने क्या सीखा? हमको सीखने की जरूरत है कि जिन्होंने बंदूक की ताकत पर आजादी पाई उन्होंने बंदूक का इंपॉर्टेंस समझा, और जिन्होंने पीसफुल तरीके से आजादी पाई उन्होंने आजादी का इंपॉर्टेंस समझा। अगर एक बार आपको पता चल चुका है कि बंदूक की नोक पर कुछ भी कराया जा सकता है तो ये थिंकिंग आपकी जिंदगी भर नहीं बदलेगी, और पाकिस्तान के साथ यही हो रहा है। उन्होंने लड़ झगड़ कर पाकिस्तान लिया और आज पाकिस्तान लड़ ही रहा है, झगड़ ही रहा है। आज अगर भारत एक पीसफुल देश है वो इसलिए क्योंकि एक महान आदमी ने इस देश के फ्रीडम की जो नींव थी वो नॉन वायलेंस पर रखी थी, पीसफुल तरीके पर रखी थी। तो दोस्तों, आज अगर आप अपने भारत के ऊपर गर्व महसूस करते हैं कि हम दुनिया में एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, हम एक इंक्लूसिव डेमोक्रेसी है और हम बहुत शांतिप्रिय देश है, तो याद रखिएगा इस शांतिप्रिय देश को शांतिप्रिय बनाने का जो क्रेडिट है वो जाता है महात्मा गांधी को, एक ऐसे आदमी को जिसने ना सिर्फ इस देश को बल्कि दुनिया को सिखाया कि नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों, इंडियन होने के नाते, गांधी जी के वंशज होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम दुनिया को समझाएं कि पीसफुल तरीका क्या होता है, आजादी का महत्व क्या होता है, और किस तरह से जब आप वायलेंस यूज करते हो तो उसकी इंप्लीकेशंस लॉन्ग टर्म आते हैं। और ये अंडरस्टैंडिंग जो हमारी बनती है इसके लिए गांधी जी मैटर करते हैं। दोस्तों, गांधी जी की चौथी खासियत बताने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को मेरी बातें सुनकर लग रहा होगा कि मैं तो गांधी भक्त हूं और शायद मैं गांधी जी को अनड्यू क्रेडिट दे रहा हूं इस देश को आजादी दिलाने का, क्योंकि इस देश को आजादी दिलाने में तो बहुत लोग हाथ था। बहुत ही लोग मन ही मन में ये चीज सोच भी रहे होंगे, क्या भगत सिंह ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई? क्या सुभाष चंद्र बोस ने इस देश को आजादी नहीं दिलाई? हाँ, बिल्कुल दिलाई, 100% दिलाई, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कोई नकार नहीं सकता क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन खून में लिखा हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर हमको किसी आदमी को लायन शेयर देना होगा हमारी आजादी के कंट्रीब्यूशन के लिए तो डेफिनेटली होंगे महात्मा गांधी, और इस बात में कोई शक नहीं हो सकता, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ब्रिटिशों का विरोध नहीं किया, उन्होंने एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जो इस फ्रीडम मूवमेंट को सस्टेन रख सके। उन्होंने लीडर्स बनाए जो आजादी के बाद भी इस देश को नेतृत्व दे सके, लीडरशिप दे सके, इस देश को आगे ले जा सके। उन्होंने एक इंक्लूजन लाया, उन्होंने एक छोटे से फ्रीडम स्ट्रगल को, जहां पर 4-5 लोग मिलकर रूम में बैठ के डिस्कस करते थे कांग्रेस में कि फ्रीडम कैसे मिला जाएगा, उसको मास लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर लाया, और इस कॉन्ट्रीब्यूशन को नकारा जा ही नहीं सकता। तो दोस्तों, यही से मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ रहा हूं, नेक्स्ट मुद्दे पर आ रहा हूं कि गांधी जी हैड एन अनकैनी एबिलिटी जहां पर वो अपने फॉलोअर्स को लीडर्स में कन्वर्ट कर सकते थे। अगर आप उनके फॉलोअर्स की लिस्ट देखेंगे तो आप देखेंगे उनके शिष्यों में बहुत बड़े बड़े नाम शामिल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, जेबी कृपलानी, सरोजिनी नायडू, बहुत सारे लोग जिन्होंने उनके साथ काम किया। और आप ये बात तो मानेंगे कि ये जितने भी उनके फॉलोअर्स थे सामने जाके बेहतरीन लीडर्स बने। तो ये जो एबिलिटी थी गांधी जी की कि जहां पर वो अपने फॉलोअर्स को लीडर्स बना सकते थे, ये बहुत अनपैरेलल्ड एबिलिटी थी। ये बहुत कम लीडर्स में दुनिया में देखा जाता है। अगर आप दुनिया में देखिए, जहां जहां पर रिवॉल्यूशन हुआ, जहां जहां पर दुनिया को, देशों को आजादी मिली है, वहां वहां पर आप देखिए सक्सेशन प्लान किसी के पास था ही नहीं कि जब मेन नेता मर जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कौन वहां पर लीडरशिप देगा, कौन उस रिवॉल्यूशन को, उस मूवमेंट को आगे ले जाया जाएगा। लेकिन गांधी जी के साथ ऐसी बात नहीं थी। गांधी जी ने अपने जाने के बाद भी कुछ ऐसे लोग बना के रखे थे जो इस देश को लीड कर सकते थे, आगे ले जा सकते थे। और ये जो सक्सेशन प्लानिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लॉन्ग टर्म चेंज के लिए, और यहां पर गांधी जी मैटर करते हैं। और गांधी जी नेतृत्व किस तरह से दिया करते थे? देखिए, शुरुआती सत्याग्रह तो उन्होंने खुद किए, चंपारण के, खेड़ा के, लेकिन जब बारडोली सत्याग्रह है तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे कर दिया कि जाओ पटेल, आप वहां जाओ और वहां जाकर नेतृत्व दो, लोगों को सत्याग्रह सिखाओ, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करो, ब्रिटिश राज से उनको थोड़ा सा रिलीफ दिलाओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल वहां पर गए हेजिटेशन के साथ, लेकिन जब वो वापस आए तो सरदार बन के वापस आए। बारडोली सत्याग्रह ही एक ऐसा सत्याग्रह था जहां पर वल्लभ भाई पटेल को एक उपाधि दी गई थी सरदार की, जिस नाम से हम उनको आज तक जानते हैं। उसी तरह से डिफरेंट जगह पर
कई जेबी कृपलानी जी को भेज दिया जाता था। जब भी साउथ इंडिया में कुछ प्रॉब्लम आती थी, सी राजगोपालाचारी जी को भेज दिया जाता था। तो उन्होंने सिर्फ फॉलोअर्स नहीं बनाया, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को जोक दिया स्ट्रगल्स के बीच। और दोस्तों, जब भी कोई आदमी स्ट्रगल फेस करता है तो आदमी वहां से हीरे की तरह उभर के आता है, एक लीडर बन के बाहर आता है। और यह हुआ उन सारे लोगों के साथ, उन सारे फॉलोअर्स के साथ जिनको गांधी जी ने प्रिपेयर किया था। और यही वो रीजन है जिसके वजह से जब भारत आजाद हुआ, जब गांधी जी की डेथ हो गई, उसके बाद भी भारत के पास नेताओं की कमी नहीं थी। दोस्तों, यहां मैं एक और बात आपके सामने रखना चाहूंगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, एक मेन ऑर्गेनाइजेशन था जो ब्रिटिशों के खिलाफ में आवाज उठा रहा था ऑर्गेनाइज तरीके से। और गांधी जी ने इस ऑर्गेनाइजेशन का नेतृत्व बहुत कम बार किया, 1 या 2 बार, नॉट मोर देन दैट। लेकिन उन्होंने हमेशा इंकरेज किया यूथ को कि वो उनकी प्रेसिडेंसी ले, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, लोगों की अपेक्षाओं को समझे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे और देश को लीडरशिप प्रोवाइड करे। और दोस्तों, ये जो एक्सपेरिमेंट गांधी जी करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, नए नए नेताओं को, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नलिनी सेनगुप्ता जी थी, सरोजिनी नायडू जी थी, ओके, इन सब को जब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की लीडरशिप दी तो इन सब के कंधों पे जवानी के एज में, एक जवान उम्र में उनके कंधों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आई देश की अपेक्षाओं की, और उन्होंने उनको मैच्योर बना दिया। और ये मैच्योरिटी हमको बहुत लंबे समय तक काम आई, आजादी के बाद भी काम आई। तो दोस्तों, ये जो गांधी जी का कंट्रीब्यूशन था सक्सेशन प्लानिंग को लेकर कि लीडरशिप किस तरह से इवॉल्व होगी, लीडरशिप के डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर कि गांधी जी ने अपने हाथ में एक पावर को कॉन्सेंट्रेट नहीं किया, इस चीज के लिए गांधी जी मैटर करते हैं। क्योंकि जब भी कोई आदमी लीडरशिप पोजीशन पर पहुंच जाता है, वी ऑलवेज सी अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। लेकिन गांधी जी के इतिहास में, गांधी जी के पूरे कारकिर्दी में हमने ये चीज देखा कि गांधी जी ने हमेशा पावर को डिसेंट्रलाइज करके रखा था। दोस्तों, जब भी ये बात मैं लोगों के साथ डिस्कस करता हूं कि किस तरह से गांधी जी ने अपने फॉलोअर्स को लीडर्स में कन्वर्ट किया, तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, सिर्फ आर्ग्यू करने के लिए आर्ग्यू करते हैं। लेकिन उन सारे लोगों के लिए मेरे पास एक सवाल है, क्या आप एक ऐसे नेता के साथ जुड़ना पसंद करेंगे जिसके साथ रहने से आपको जेल जाना पड़ सकता है, आपको पुलिस के डंडे खाना पड़ सकता है, सामने वाला आपके ऊपर कितना भी वायलेंस क्यों ना करे, आपको नॉन वायलेंट ही रहना होगा और आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा? क्योंकि आप तो गुलाम देश के मेंबर हो, आप तो गुलाम देश के नागरिक हो, आपको मिलना क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन आपको सिर्फ मिलेंगे दुख और दर्द। तो क्या आप उसके साथ जुड़ेंगे? और मैं बता सकता हूं 99% लोग ऐसा ऑप्शन बिल्कुल भी चूज नहीं करेंगे। लेकिन इतिहास गवाह है कि गांधी जी ने लोगों को ऐसे ही ऑप्शंस दिए और उनके साथ इतने सारे लोग जुड़ते गए, पढ़े लिखे लोग, जो अनपढ़ लोग, डिफरेंट धर्मों के लोग, डिफरेंट जातियों के लोग, सब लोग गांधी जी के साथ जुड़ते गए। तो दोस्तों, उस आदमी में कुछ तो खास होगा और यही वो खासियत थी जो लोगों को गांधी जी की तरफ अट्रैक्ट करती थी, उनका फॉलोअर बनने के लिए मोटिवेट करती थी। और दोस्तों, गांधी जी की ये जो अनकैनी एबिलिटी थी फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करने की और फॉलोअर्स को लीडर्स में कन्वर्ट करने की, ये भारत के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। क्योंकि इसी एबिलिटी के चलते हुए भारत को आजादी के बाद अगले 20 से 25 सालों के लिए लीडरशिप मिली थी, नेतृत्व मिला था। जनरली जो लीडर होता है वो लीडर ही रह जाता है और फॉलोअर ही रह जाता है। लेकिन ये जो लर्निंग गांधी जी ने दुनिया को दी कि आपको अपने फॉलोअर्स बढ़िया तरह से डेवलप करने होंगे और फॉलोअर्स को डेवलप करके लीडर्स में कन्वर्ट भी करना होगा, इस चीज के लिए गांधी जी मैटर करते हैं। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन को आगे ले चलते हैं और मैं आपके सामने रखता हूं मेरा पांचवा मुद्दा। मेरा पांचवा मुद्दा यह है कि गांधी जी वॉज अ मैन ऑफ अनपैरेलल्ड रिजोल्यूशन, अनपैरेलल्ड रिजॉल्व। अगर गांधी जी ने कोई रिजोल्यूशन ले लिया, कोई चीज को ठान लिया, तो उनका कमिटमेंट उस चीज की तरफ 100% रहता था और दुनिया की कोई ताकत उनको टस से मस नहीं कर सकती थी। और इसका मैं आपको एक बेहतरीन एग्जांपल दे सकता हूं। 1921 में गांधी जी ने ठाना कि इसके बाद से वो सिर्फ धोती पहनेंगे और बाकी सारे वस्त्रों का त्याग कर देंगे, क्योंकि वो इंडिया के कॉमन मास्टर्स के साथ में खुद को कनेक्ट करना चाहते थे, उनकी तरह फील करना चाहते थे, एक फकीरी की जिंदगी जीना चाहते थे। तो जब 1932 में वो इंग्लैंड गए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, वहां पर किंग ऑफ इंग्लैंड ने उनको इन्वाइट किया घर पर खाने के लिए, एक पार्टी में, एक बैंक्वेट में। लेकिन उस पार्टी का एक ड्रेस कोड हुआ करता था कि वहां पर सूट बूट पहन के जाना था। गांधी जी ने इंग्लैंड के राजा को साफ तरह से नकार दिया कि मैं सूट बूट पहन के तो आऊंगा ही नहीं और इसीलिए कृपया आप मुझे ना बुलाएं। लेकिन जब राजा ने बहुत इंसिस्ट किया तो गांधी जी ने एक कंडीशन रखी कि मैं अगर आऊंगा तो सिर्फ मेरी धोती में आऊंगा और किसी कपड़ों में नहीं आऊंगा। और उन्होंने राजा को कन्विंस भी कर दिया और उस पार्टी में गए भी। अब आप कहेंगे कि हो सकता है गांधी जी ने बेवकूफ बना दिया हो। बहुत लोग तो वैसे भी कहते हैं कि ये जो धोती जो पहनने का नाटक गांधी जी करते थे एक ढोंग था। पर मैं बता दूं, इंग्लैंड को राजा को तो वो बेवकूफ बना सकते थे, वो आपके और मेरे समान लोगों को बेवकूफ बना सकते थे, लेकिन नेचर को कैसे बेवकूफ बनाते हैं? दोस्तों, मैं इंग्लैंड गया हूं, मैं गया था अप्रैल के महीने में, समर के महीने में, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि समर के महीने में भी शाम के वक्त आप इंग्लैंड में बिना जैकेट के, बिना स्वेटर के नहीं घूम सकते, इतनी ठंड होती है।
वहां पर टेम्परेचर नॉर्मल में ही 25 डिग्री से कम होता है। और ये भी तब की बात कर रहा हूं मैं जब ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है। यहां से 100 साल पहले अगर आप जाएंगे तो टेम्परेचर्स और भी एक्सट्रीम हुआ करते थे। और ऐसे समय पर गांधी जी इंग्लैंड गए हुए थे एंड बिलीव मी, उन्होंने धोती के अलावा कोई और कपड़ा नहीं लिया। बहुत हो गया तो अपने बदन पे सिर्फ शॉल ली थी, वो भी खादी से बनी। तो आप इंग्लैंड के राजा को तो बेवकूफ बना सकते, भारत की जनता को तो बेवकूफ बना सकते, लेकिन आप नेचर को कैसे बेवकूफ बनाएंगे? नहीं बना पाएंगे ना। यही बात शो करती है गांधी जी का कमिटमेंट, गांधी जी का रिजोल्यूशन, कि एक बार अगर उन्होंने ठान लिया तो बस ठान लिया। और इसी तरह का एक रिजोल्यूशन उन्होंने लिया था भारत को आजादी दिलाने के लिए, अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 से 35 साल इस कमिटमेंट के पीछे लगा दिए। 1915 से जो उनका पार्टिसिपेशन इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट में स्टार्ट हुआ था, उन 1948 में उनके मरते दम तक वैसा का वैसा ही रहा। और उन्होंने इस देश को आजादी दिलाई भी और हमको स्वराज का ख्वाब पूरी तरह से देखने के लिए मजबूर भी कर दी। और दोस्तों, ये जो उनका कैरेक्टर ट्रेट था कि एक बार अगर उन्होंने रिजोल्यूशन ले लिया तो उनका कमिटमेंट 100% रहता था। इसी की वजह से शायद बहुत सारे लोग उनके साथ जुड़े, उनके फॉलोअर बने और सामने जाके सेम कमिटमेंट उन्होंने भारत की प्रगति के लिए भी दिखाया। और ये जो उनका कमिटमेंट का, रिजोल्यूशन का जो कैरेक्टर ट्रेट है, ये इस देश के लिए बहुत मैटर करता है और मैटर करते रहेगा। और उनके इस कमिटमेंट के लिए गांधी आज भी मैटर करता है। तो चलिए दोस्तों, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपके सामने रखता हूं मेरा 6th पॉइंट। गांधी जी वॉज द मोस्ट अप्रोचेबल लीडर इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। दोस्तों, कैन यू इमेजिन कि किसी एक आदमी की 1 करोड़ से ज्यादा की फॉलोइंग होगी, वो 30 करोड़ से ज्यादा लोगों का इंस्पिरेशन होगा और दुनिया भर के लोग उनके प्रिंसिपल्स में विश्वास रखते हैं। ऐसे आदमी को अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो क्या आप जाकर उनको क्वेश्चन पूछ सकते हैं? जनरली द आंसर वुड बी नो। जनरली जो बड़े बड़े नेता होते हैं उनके आजू बाजू एक सिक्योरिटी नेट लग जाता है, उनके आजू बाजू एक बैरियर लग जाता है, जहां पर वो आम आदमी के लिए बिल्कुल अप्रोचेबल होना बंद हो जाता है। और गांधी जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी बहुत ह्यूज फॉलोइंग थी, बहुत इंस्पिरेशनल फॉलोइंग थी। और ऐसा ही नहीं कि जो उनके फॉलोअर थे सिर्फ उनको फॉलो करते थे, जो लोग उनसे मतभेद रखते थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये भी उनकी बहुत इज्जत करा करते थे और एक जमाने में ये सब भी उनके फॉलोअर ही हुआ करते थे। अब ऐसे आदमी से अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए, ऐसे आदमी से अगर आपको सवाल करना है, तो क्या एक आम आदमी के लिए पॉसिबल होगा? द आंसर इज यस। जहां पर आज एक कॉर्पोरेटर को, एक छोटा सा कॉर्पोरेटर जो होता है, एक वार्ड के कुछ हजार लोगों को रिप्रेजेंट करता है, उसको अगर आपको मिलना हो तो आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। वहां पर अगर आपको गांधी समान आदमी, जो 30 करोड़ लोगों का इंस्पिरेशन था, 1 करोड़ से ज्यादा की उसकी एक्चुअल रियल टाइम फॉलोइंग थी, उस आदमी को अगर आपको अप्रोच करना है, उस आदमी को अगर आपको क्वेश्चन करना है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल था। आपको करना क्या था? आपको सिर्फ उनके आश्रम चले जाना था। उनके 2-3 आश्रम थे, साबरमती आश्रम था, वर्धा आश्रम था, जहां पर गांधी जी नॉर्मल टाइम में स्टे किया करते थे। अगर आपको उनको कुछ भी चीज क्वेश्चन करना है, अगर आपको उनके साथ डिबेट करनी है, तो आपको बस आश्रम में पहुंचना है और आपको एक काम करना होगा, आपको सुबह सुबह 4 बजे उठ जाना होगा। क्योंकि गांधी जी सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे और सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे। और मॉर्निंग वॉक के लिए कोई भी उनको अकंपनी कर सकता था। और जब आप उनको अकंपनी करते थे, तब आप जो क्वेश्चन चाहे गांधी जी को पूछ सकते थे और गांधी जी आपके कुछ सवालों का जवाब जरूर देंगे। और यही नहीं, अगर आपका सवाल उनको बहुत इंपॉर्टेंट लगा और अगर उनका जवाब भी उनके पास सही तरह से होगा, तो वो अपने अखबारों में, यंग इंडिया में, हरिजन में उस डिस्कशन को छापा भी करते थे। गांधी जी जहां जहां जाते थे, जिस जिस जगह पर जाते थे, वहां के लोगों को मिलते थे। गांधी जी लोगों के बीच में रहना पसंद करते थे। एक ऐसा अप्रोचेबल लीडर शायद दुनिया में किसी और कंट्री ने देखा ही नहीं। दोस्तों, आजकल के छोटे मोटे लीडर भी लोगों से मिलने से डरते हैं, अप्रोचेबल नहीं होते। पता है मेन रीजन क्या है? सिक्योरिटी। उनको डर लगा रहता है कि उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, उनकी जान को खतरा हो जाएगा। लेकिन गांधी जी वॉज अ डिफरेंट पर्सन। ही वॉज अ फियरलेस मैन, ही वॉज द अप्रोचेबल मैन। आप चाहे गांधी जी के बिल्कुल नजदीक जाइए, उनसे बात कीजिए। और शायद यही फियरलेसनेस और यही अप्रोचेबिलिटी उनके लिए बहुत घातक साबित हुई, जब नथुराम गोडसे नाम का एक आदमी 1948 में उनके आश्रम में चला गया और उनको जाकर गोली मार दी। लेकिन इस सिक्योरिटी थ्रेट का अंदाजा गांधी जी को हमेशा से था, लेकिन कभी भी गांधी जी ने अपने प्रिंसिपल से डिविएट नहीं किया। कभी भी अपने अप्रोचेबल रहने की कमिटमेंट को उन्होंने तोड़ा नहीं। उन्होंने जिंदगी भर लोगों के बीच रहने का फैसला लिया था और लोगों के बीच रहते रहते ही उन्होंने अपनी जान गंवाई। और इस कमिटमेंट के लिए, इस अप्रोचेबिलिटी के लिए, इस निडरता के लिए गांधी जी मैटर करते हैं। तो दोस्तों, चलिए डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपके सामने रखता हूं मेरा 7th पॉइंट। गांधी जी वॉज द बेस्ट मैनेजर, द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल टैलेंट दिस कंट्री हैज एवर सीन। बहुत लोग इस चीज को डिबेट जरूर करेंगे, इस स्टेटमेंट को डिबेट जरूर करेंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरे मुद्दे को साबित कर सकूं। दोस्तों, हम सब जानते हैं संगठन में शक्ति है, यूनिटी स्ट्रेंथ।
लेकिन इमेजिन कीजिए कि जहां पर 30 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जहां पर 22 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है, जिनके 2000 से ज्यादा डायलेक्ट हैं, जहां 5 से ज्यादा धर्म है और जहां पता नहीं हर धर्म में 4 से ज्यादा कास्ट है, वहां पर इतने बटे हुए देश को यूनाइट कैसे किया जाए, इन सब लोगों को साथ में कैसे लाया जाए। और इन सब लोगों को साथ लाना ही नहीं है, उन सबको एक कॉमन गोल की तरफ ओरिएंट भी करना है, और उन कंडीशंस पर, उन शर्तों पर जो बहुत मुश्किल है। और शर्तें क्या थी कि आपको नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट करना है, आपको जरूरत पड़ने पर पुलिसों के डंडे खाने, जेल जाना, ये सब कठिन कठिन कंडीशंस थी जो आपको लोगों को कन्विंस करवानी थी। तो आप इमेजिन कीजिए एक इतना बटा हुआ देश, इतना डाइवर्स देश, उसको अगर एक कॉमन मैसेज पहुंचाना है, एक कॉमन गोल का, एक कॉमन मेथड का, तो कितना मुश्किल होगा। और दोस्तों यही पर जीनियस आता है महात्मा गांधी जी का, जिन्होंने इस बात को समझा कि अगर मुझे देश को आजादी दिलानी है तो मुझे मैक्सिमम लोग इस मूवमेंट के साथ जुड़ने होंगे, और इस मूवमेंट में जुड़ने वाले लोगों में कहीं वो आदमी ना छूट जाए जो किसी एक छोटे से गांव के छोटे से कोने में जाकर बैठा हुआ है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रास रूट लेवल पर ले जाएंगे, विलेज लेवल तक ले जाएंगे। और उन्होंने फॉर्म किए प्रोविंशियल काउंसिल्स, उन्होंने फॉर्म किए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स, उन्होंने फॉर्म किए विलेज कमिटीज, जहां पर कांग्रेस वर्क करने लगा। और इससे क्या फायदा हुआ दोस्तों, आप इमेजिन कीजिए, जब हम गुलामी में थे, जब रिसोर्सेस नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, टेलीफोन नहीं थे, उस समय पर मैसेजेस कैसे ट्रांसफर हुआ करते होंगे। उस समय पर अगर सेंट्रल लीडरशिप कोई चीज डिसाइड करती है, कोई मूवमेंट करने का डिसाइड करती है, कोई आंदोलन करने का डिसाइड करती है, तो विलेज लेवल पर लोगों को कैसे पता चलता होगा। और यहां पर जीनियस आता है गांधी जी का, वो स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया था कांग्रेस का, प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रूरल लेवल पे, वो उनको बहुत कारीगर साबित हुआ। जब भी कोई डिसीजन सेंट्रल लीडरशिप लेती थी, वो प्रोविंशियल लेवल तक पहुंचता था, प्रोविंस से डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचता था, डिस्ट्रिक्ट से विलेज लेवल तक पहुंचता था। और वाइस वर्सा भी ये चीज ट्रू थी, जब भी लोगों की कुछ अपेक्षा हुआ करती थी, वो विलेज लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती थी, डिस्ट्रिक्ट से प्रोविंशियल लेवल पे, और प्रोविंस से सेंट्रल लीडरशिप तक आती थी। और दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन गांधी जी ने बनाया, ये ऑर्गेनाइजेशन आजादी के बाद भी हमको बहुत काम आया, क्योंकि जब तक ग्रास रूट लेवल तक गवर्नमेंट का कनेक्ट नहीं होगा, तब तक आप वेलफेयर स्कीम्स वहां तक पहुंचाएंगे कैसे, और सेंट्रल लीडरशिप को पता कैसे चलेगा कि वेलफेयर स्कीम बनानी कौन सी। लेकिन जब इंडिया आजाद हुआ तो इंडिया को कोई चीज नए तरह से नहीं बनानी पड़ी। कांग्रेस का एक नेटवर्क था, एक कमिटी का स्ट्रक्चर था, जिसके वजह से ये काम बहुत आसानी से हमने कर लिया। और जो लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं है, मैं उनको एग्जाम्पल देना चाहूंगा पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान आजाद हुआ, मुस्लिम लीग का राज था, लेकिन मुस्लिम लीग का जो नेतृत्व था वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं पहुंचा हुआ था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था वहां पर। और इसलिए क्या हो गया, जब भी कोई डेमोक्रेसी में स्ट्रक्चर नहीं होता तो डेमोक्रेसी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाती है, वो जल्दी ही डिक्टेटरशिप बन जाती है। और आज पाकिस्तान के जो हाल है, बस इसी एक कारण की वजह से। और अभी भी जिन लोगों को लगता है कि भाई गांधी ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया कि स्ट्रक्चर बना दिया, मैं उन लोगों के साथ एक स्टैटिस्टिक शेयर करना चाहूंगा कि भाई आजादी के बाद 50 साल हमको लग गए कांग्रेस के जितना ही डीप ग्रासरूट लेवल तक पहुंचा हुआ नेटवर्क बनाने के लिए, एक ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिसको आज हम बीजेपी के नाम से जानते हैं। आज भारत में पहली बार ऐसे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है, 2 अल्टरनेट स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है जो ग्रासरूट लेवल तक काम करते हैं, एक कांग्रेस के तौर पर और एक बीजेपी के तौर पर। लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर बनने के लिए 50 साल लग गए। लेकिन मैं आपके साथ और स्टैटिस्टिक्स शेयर करूंगा कि गांधी जी को यह सब करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 7 साल लगे थे। और इसीलिए मैं कहता हूं कि गांधी जी वॉज एन अनपैरेलल्ड मैनेजरियल टैलेंट, अनपैरेलल्ड ऑर्गेनाइजेशनल टैलेंट, क्योंकि गांधी जी ने जो स्ट्रक्चर्स बनाए थे, उन्हीं स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमारी डेमोक्रेसी आगे बढ़ी। और ये गांधी की ही देन है कि आज मैं और आप गांधी की तारीफ भी कर सकते हैं और गांधी के साथ नफरत भी कर सकते हैं और उसको आसानी से एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। ये उन्हीं के दिए हुए डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स है जिसके बेसिस पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आगे बढ़ा, जिसके बेसिस पर इंडियन स्टेट आगे बढ़ा, इंडियन डेमोक्रेसी आगे बढ़ी और हमको इतनी आजादी मिली कि हम गांधी को प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं और हम गांधी को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। और इसीलिए गांधी जी मैटर करता है। और दोस्तों इसी के साथ हम पहुंचते हैं हमारे डिस्कशन के आखिरी पॉइंट तक। और मेरा आखिरी पॉइंट है कि गांधी जी वॉज बाय फार द मोस्ट लव्ड पॉलिटिशियन ऑफ इंडिया, द मोस्ट रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ इंडिया। दोस्तों 1947 में भारत को आजादी मिली और भारत के 2 टुकड़े हो गए। भारत बट गया इंडिया और पाकिस्तान के बीच, लेकिन आइडियली भारत के 3 टुकड़े हुए थे। एक था वेस्टर्न पाकिस्तान, एक था भारत, एक था ईस्टर्न पाकिस्तान। आजादी का जो सुनहरा सवेरा था वो अपने साथ खून से लथपथ रातें लाया था और कुछ ऐसा नरसंहार भारत ने देखा जो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार माना जाता था। वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया जो था, जो वेस्ट पाकिस्तान का जो बॉर्डर था, वो बुरी तरह से जल रहा था, बुरी तरह से कटमर रहा था, क्योंकि जब पाकिस्तान से ट्रेनें आ रही थी, लाहौर से ट्रेनें आ रही थी तो लाशों से भरी हुई आ रही थी, और जब अमृतसर से ट्रेनें जा रही थी तो लाशों से भर के जा रही थी। और ऐसा नरसंहार सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं था, वो दिल्ली तक पहुंच चुका था। तो जहां पर वेस्टर्न पाकिस्तान की जो हमारी बॉर्डर थी वो बुरी तरह से जल रही थी, नरसंहार हो रहा था, लेकिन वहीं पर ईस्टर्न पाकिस्तान की जो बॉर्डर थी वो बिल्कुल शांत तरीके से बैठी हुई थी। वहां पर कुछ भी खास एक्टिविटी नहीं हो रही थी,
छोटे मोटे स्कर्मिशेस तो थे, लेकिन बहुत ज्यादा नरसंहार वहां पर नहीं हो रहा था। सो व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन द ईस्टर्न बॉर्डर एंड द वेस्टर्न बॉर्डर? एंड द डिफरेंस वाज गांधी। वेस्टर्न बॉर्डर पे डिफरेंस था गांधी का एब्सेंस, और ईस्टर्न बॉर्डर पे डिफरेंस था गांधी का प्रेजेंस। जब भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने वाली थी, तो उसके कुछ दिन पहले ही गांधी जी बंगाल चले गए थे, क्योंकि गांधी जी को यह डाउट था कि बंगाल में बहुत बड़ा नरसंहार हो सकता है, वहां पर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं। वहां पर गांधी जी हिंदुओं से मिले, वहां पर गांधी जी मुस्लिमों से मिले, भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे थे और पूरी तैयारी चल रही थी नरसंहार करने की। लेकिन गांधी जी उस प्रोटेस्ट के बीचों बीच खड़े थे और दोनों पार्टियों को समझा रहे थे कि किस तरह से उनको नॉन वायलेंट रहना है, वायलेंट नहीं बनना। लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन गांधी जी तो गांधी जी थे। एक बार उन्होंने कोई चीज डिसाइड कर ली तो उसको पूरा करके ही मानते थे, और गांधी जी ने अपने प्रेजेंस से वहां पर वो चमत्कार करके दिखाया जो वेस्टर्न बॉर्डर पर बिल्कुल हो ही नहीं पाया। गांधी जी के बंगाल में रहने का ये रिजल्ट आया कि जिस दिन भारत को आजादी मिली 15 अगस्त 1947 के दिन, उस दिन ना तो ईस्टर्न पाकिस्तान में कत्लेआम हुआ, ना ही बंगाल में कत्लेआम हुआ। लेकिन वहीं पर वेस्टर्न बॉर्डर में दिल्ली में कत्लेआम जारी था। पूरी इंडियन आर्मी, पूरी इंडियन पुलिस फोर्स, लीडर्स लाइक नेहरू एंड पटेल वेर नॉट एबल टू स्टॉप दैट मसैकर। और वो मसैकर को रोकने के लिए फाइनली गांधी जी को ही आना पड़ा। जब 4 महीने तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इंडियन गवर्नमेंट मसैकर्स को नहीं रोक पाई, दंगों को नहीं रोक पाए, तो गांधी जी से नहीं देखा गया। गांधी जी जनवरी 1948 में दिल्ली आए, और दिल्ली आके उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ एक घोषणा की कि मैं आज से आमरण अनशन पर बैठ रहा हूं, आमरण उपोषण पर बैठ रहा हूं, और ये उपोषण तभी रुकेगा जब हिंदू मुस्लिम दंगे रुकेंगे। अगर दंगे नहीं रुकेंगे तो मैं हंसते हंसते अपनी जान दे दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि जो काम पूरी आर्मी नहीं कर सकी, जो पुलिस फोर्स नहीं कर सकी, बंदूकें नहीं कर सकी, गोला बारूद नहीं कर सका, पटेल और नेहरू समान लीडर्स नहीं कर सके, वो इस आदमी के एक स्टेटमेंट ने कैसे कर दिखाया होगा? दोस्तों, आपको ये बात समझने की जरूरत है कि जो काम बंदूकें नहीं कर सकती ना, वो फर्म कमिटमेंट कर सकता है, वो प्यार मोहब्बत कर सकती है। और गांधी जी से लोग इतना प्यार करते थे कि वो उनको मरते हुए नहीं देख सकते थे। वो अपना दंगा रोकने को तैयार थे, लेकिन गांधी जी को मरने देने के लिए तैयार नहीं थे। जब एक इंसान ने, जिसने देश के लिए बहुत कुछ किया था, जिसको लोग बेहद पसंद करते थे, जिसकी लोग बेहद इज्जत करते थे, उसने कह दिया कि अगर तुम दंगे नहीं रोकोगे तो मैं आमरण अनशन कर दूंगा, मैं शायद मर जाऊंगा, तब लोगों ने दंगे रोकना शुरू कर दिए। दोस्तों, गांधी जी के उस बयान का असर इतना तगड़ा था कि अगले 7 दिन में ही लाहौर शांत हो गया, अमृतसर शांत हो गया, दिल्ली शांत हो गए, और जो भी थोड़े मोड़े दंगे बचे थे वो भी बहुत जल्दी शांत होने वाले थे। दोस्तों, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड अ मैन हैज एंजॉयड सो मच लव, सो मच ऑफ रिस्पेक्ट। दैट मंथ, in the month of January 1948, the Indian nation truly treated its बापू as the father of the nation। दोस्तों, 28 जनवरी 1948 तक दंगे कम होने लगे थे, लेकिन पूरी तरह से रुके नहीं थे। लेकिन 30 जनवरी को कुछ ऐसा हुआ जिसने उन दंगों को पूर्ण तरह से पूर्ण विराम दे दिया। 30 जनवरी को नथुराम गोडसे नाम के एक आदमी ने गांधी जी को गोली मार दी। शायद शांति के उस हवन में जो गांधी जी ने शुरू किया था, एक आखिरी आहुति देना बाकी थी, और वो आहुति थी उनका खुद का सैक्रिफाइस। उस महान आदमी को क्या पता था, जिसने दुनिया को अहिंसा का रास्ता दिखाया था, अहिंसा का मंत्र दिया था, उसको क्या पता था कि उसके साथ जो हिंसा होने वाली है वो इस देश में होने वाली हिंदू मुस्लिम हिंसा को परमानेंटली रोक देगी। इधर बापू गिरे और उधर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों खड़े हो गए। दोनों ही देशों ने एक ऐसा नेता खो दिया था जिसको वहां की जनता बहुत ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा इज्जत करती थी, जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस चीज के लिए काम किया था कि ये देश आजाद हो सके, यहां के लोग आजादी को एंजॉय कर सके। आज भी बहुत लोग गांधी जी को कोसते हैं उन गलतियों के लिए जो शायद उनके हाथ से हुई थी या नहीं हुई थी या सिचुएशनल थी, लेकिन उन गलतियों की जो रिपरक्यूशंस थे वो भारत के लिए बहुत लॉन्ग टर्म रहे। लेकिन मैं उन सब लोगों को कहना चाहूंगा कि दोस्तों, गलतियां इंसान से ही होती है। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को उस आदमी के जूतों में रखो, अगर आप उसकी पोजीशन पे खुद को रखो, तो उस आदमी ने जिस तरह से अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, जिस तरह का कमिटमेंट इस देश को आजाद करने के लिए लगाया, जिस तरह से उसने कोई डेविएशन नहीं किया अपने प्रिंसिपल से जिंदगी भर, क्या उस तरह से कमिटमेंट आप इस देश के लिए कर पाते? क्या इतना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप कर पाते? और हम सबको पता है इस सवाल का आंसर है ना। 30 से 40 साल अपने कमिटमेंट पर टिका रहना, इतने लंबे अरसे तक देश की आजादी के लिए कोशिश करते रहना, इतने लंबे अरसे तक देश में कुछ ऐसे कल्चर बनाना, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो आने वाले समय में आजादी के बाद भी देश को आगे बढ़ा सके, आगे चला सके, एक अच्छी लीडरशिप दे सके, इस काम के लिए जिस आदमी ने झोंका है वो आदमी इस देश के लिए डेफिनेटली मैटर करता है। मुझे बहुत बुरा लगता है जब गांधी जी को लोग भरा बुरा कहते हैं, उनसे नफरत करते हैं, ये समझे बिना कि उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थे, उनकी खासियत क्या थी, उनकी खूबियां क्या थी। दोस्तों, उनकी तरह प्रिंसिपल्स पे चलना तो छोड़ दीजिए, हमारे लिए तो ये भी मुश्किल हो जाएगा अगर हमको कोई चैलेंज दे दे कि हमको 1 साल तक सिर्फ धोती में रहना पड़ जाए। लेकिन उस आदमी ने जिंदगी भर संघर्ष किया,
जिंदगी भर अपने प्रिंसिपल पर अटूट रहा, उन लोगों के साथ जुड़ा जिनके साथ कोई जुड़ने को तैयार नहीं था, उन औरतों का अपलिफ्टमेंट करा जिनको समाज ने बुरी तरह से दबा कर रखा था, उन जातियों का अपलिफ्टमेंट करा जिनको समाज ने बहुत बुरी तरह से दबा कर रखा था, उन दो धर्मों को साथ में रखने की कोशिश की जो इनहेरेंटली दूर दूर जाने की कोशिश करते, एक दूसरे से झगड़ने की कोशिश करते हैं। और ये जो भी उनका एफर्ट था उसको मैं नमन करता हूं। तो आइए दोस्तों नमन करते एक ऐसे व्यक्ति को जिसने जिंदगी भर हमको संघर्ष का महत्व सिखाया, हमको महत्व सिखाया उसूलों पर चलने का, हमको यह सिखाया कि अगर आपके हौसले बुलंद हो, अगर आपके इरादे नेक हो, तो ऐसी जिंदगी का कोई गोल नहीं है जो आप अचीव नहीं कर सकते, ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक सके आपके मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो आइए दोस्तों नमन करते बापू को, आइए दोस्तों नमन करते महात्मा गांधी को। जय हिंद, जय भारत।